हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप लोग? होपफुली आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। टॉपिक का रिवीजन आप कंटिन्यूअस बनाए रखो, आपका स्कोर बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो बच्चों कंसेप्ट मैप की सीरीज में जो हम अगला टॉपिक ला रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके लिए आपको थ्योरी पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल अप्रोच तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन थ्योरी पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो ये सेशन उन लोगों के लिए यूजफुल होगा जिनकी थ्योरी पे अच्छी पकड़ है। बस मैं की पॉइंट्स बोलूंगा कुछ और उनसे पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन नाम के साइंटिस्ट ने क्या बोला, जो एलिमेंट है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम, उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उस क्वांटिटी को क्या बोला गया, उस यूनिट को क्या बोला गया, एटम। ठीक है, एटम के बारे में और प्रॉपर्टीज उसने बोली। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी कि भैया एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर है, एटम जो सेम टाइप के एटम है उनकी सारी प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। फर्दर इसके ड्रॉबैक्स थे। क्या आइसोटोप इसका एग्जांपल था, आइसोटोप की कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं। क्लियर है पॉइंट? हाँ, इसने और क्या बोला, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो करते हैं। ये सब डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, उसके बाद माइकल फैराडे एक्सपेरिमेंट, इसने इलेक्ट्रोलाइसिस किया। ठीक है, एक सॉल्यूशन से क्या किया, चार्ज पास किया, तो देखा कैथोड में कुछ सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सब्सटेंस किससे प्रोड्यूस हुआ है, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, चार्ज प्रोवाइड किया, उसने क्या सोचा, मैटर में भी क्या हो सकता है, चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं। मैटर में भी क्या हो सकते हैं बच्चों, चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं। ये था माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट। अगला देखो, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सबसे पहले जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया उस एक्सपेरिमेंट में, बताओ, दो इलेक्ट्रोड थे, उसके बीच में एक इनर्ट गैस ली, उसका प्रेशर काफी कम किया। ठीक है, उसका प्रेशर क्या किया, कम किया, और हाई वोल्टेज अप्लाई किया। और हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो ऐसा लग रहा था कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज जा रही है। कैथोड की तरफ क्या हो रही है, कुछ रेज जा रही है एनोड की तरफ, जो कि इनविजिबल है, जो कि क्या है, इनविजिबल है। क्लियर है? हाँ, अब देखो ये जस्ट रेज नहीं थी, ये जस्ट रेज नहीं थी। आपने क्या करा, एनोड में क्या कर दिया, देखो होल कर दिए, एनोड में होल कर दिए, और पीछे जिंक सल्फाइड की आपने क्या लगा दी थी, स्क्रीन लगा दी थी। तो जब उसको हिट कर रही थी ये रेज, तो क्या हो रहा था, ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। उसमें क्या हो रहा था, ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, जब आपने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इसमें डिफ्लेक्शन शो हो रहा था। मतलब इसका क्या चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये अट्रैक्ट हो रही थी रेज। ठीक है, और इसमें क्या मटेरियल पार्टिकल्स हैं, कहीं ना कहीं जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को कुछ ना कुछ हिट कर रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कर रही थी, आपका फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रही थी। क्या कर रही थी, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रही थी। तो कुछ प्रॉपर्टी थी कैथोड रे की, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करती है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, एक नेगेटिव, उसको क्या बोला, जे थॉमसन ने उस पार्टिकल को नेगेट्रॉन बोला था। क्या बोला था, नेगेट्रॉन बोला था। स्टोनी करके साइंटिस्ट का नाम उसने क्या रख दिया था, इलेक्ट्रॉन रख दिया था। क्या रख दिया था, इलेक्ट्रॉन रख दिया था। ठीक है, फिर जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट आता है, स्पेसिफिक चार्ज E/m का कैलकुलेशन करा। उस E/m की वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन के लिए 1.758 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। भाई डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट तो बहुत लोगों ने किया था, जे थॉमसन की खास क्या बात थी, उसका स्पेसिफिक चार्ज का कैलकुलेशन। क्लियर है, उसने क्या करा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या करा, इलेक्ट्रॉन का मोशन करवाया, और इस तरीके से मोशन करवाया, इस तरीके से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फिक्स करी। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ हो रहा है। उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट करी कि भैया इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए और इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन मोशन बिल्कुल सीधा चले जाए। आपको ध्यान आ रहा होगा यदि आपने एक्सपेरिमेंट सोचा होगा तो। वहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई थी, उसकी वैल्यू ई थी, वी क्या थी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड, और वी क्या था, वी क्या था वहां पे, पोटेंशियल डिफरेंस। वी क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये सारी बात उसने करी थी। इसके जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। यहां से आपने इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट कर लिया था, दैट इज चार्ज अपॉन मास कैलकुलेट कर लिया था। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, आर ए मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट की खास क्या बात थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्या बोल रहा हूं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। मतलब ओवरऑल जो चार्ज आएगा ना, वो किसी एक स्मॉल यूनिट का मल्टीपल आएगा, और उस स्मॉल यूनिट की वैल्यू क्या बोल दी गई, ई बोल दी गई। क्या बोल दी गई, ई बोल दी गई 1.6 इंटू 10⁻19 कॉलम। ठीक है, इसके एक्सपेरिमेंट में एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है। पॉजिटिव प्लेट पे होल कर दिया जाता है। ठीक है, वहां पे ऑयल ड्रॉप जाते हैं, छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट जाते हैं, एटोमाइजर से उस ऑयल ड्रॉप को डाला जाता है। क्लियर है, फिर एक्सरे से क्या करा जाता है, उन ऑयल ड्रॉप को आयनाइज करा जाता है। एक्सरे से एक्सरे से क्या करता जाता है, उन प्लेट्स के बीच में जो एयर है उनको आयनाइज किया जाता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो किसमें चिपक जाते हैं, ऑयल पे चिपक जाते हैं जाके। ये सारी कहानी है इस तरीके से। क्लियर है, हमें पता चला इसका एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां से आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चला 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और चार्ज पता चल गया तो हमें
E/m की वैल्यू तो पता थी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया। तो जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, वो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने टाइम्स आ रहा है? 1/1837 टाइम्स आ रहा है। कितना आ रहा है? 1/1837 टाइम्स। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस कर देता है, उस तरीके से उसने कैलकुलेशन करी थी। ठीक है, यदि आप सोच पा रहे होगे, यदि आपको पता होगा एक्सपेरिमेंट तो। नेक्स्ट एनोड रे एक्सपेरिमेंट। यहां पे क्या हुआ था, एक ऐसी रेस का डिस्कवरी हुई थी जिसके अंदर मटेरियल पार्टिकल्स थे, और वो मटेरियल पार्टिकल्स क्या थे? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज थे। क्या थे? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज थे। मतलब एनोड से कुछ रेस क्या आपने कैथोड में होल किया, पीछे फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई ZNS वाली, और कुछ पार्टिकल्स थे जो जाके उस फ्लोरेसेंट स्क्रीन को हिट कर रहे थे, वो रेस जाके हिट कर रही थी। क्लियर है? और वो जो रेस थी उसको क्या बोला गया? एनोड रेस या फिर कैनाल रेस। क्या बोला गया? कैनाल रेस। तो हुआ क्या प्रोसेस में? देखो प्रोसेस में हुआ क्या, इस बात को समझो। जैसे कोई हीलियम गैस है, ठीक है, हीलियम गैस है, He पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये तो, इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा था? इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा था? पॉजिटिव चार्ज प्लेट, दैट इज एनोड। और इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा था? कैथोड। तो ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज कहां ट्रेवल कर रहे थे? कैथोड की तरफ। कैथोड में होल कर दोगे तो वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन को हिट करेंगे। तो एनोड रेज भी क्या करती है? मटेरियल पार्टिकल लेके चलती है, और उसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और उस प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने दिया। ठीक है, वहां पे अपनी प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। फर्दर चल के रदरफोर्ड ने उस पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज, को क्या दिया गया नाम? प्रोटॉन दिया गया। क्लियर है? जो E/m रेशो है यहां पे, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। क्लियर है? लेकिन यहां पे E/m रेशो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा था। क्लियर है पॉइंट? ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं। क्लियर है? तो E/m रेशो सबसे कम किसके लिए आएगा? E/m रेशो सबसे मैक्सिमम किसके लिए आएगा? H पॉजिटिव के लिए। और इसी H पॉजिटिव को आगे चल के प्रोटॉन बोला गया। क्या बोला गया? प्रोटॉन बोला गया। क्लियर है? तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1837 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। फिर फर्दर डिस्कवरी ऑफ क्या हुई? न्यूट्रॉन हुई। अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया गया। किस पे? बेरिलियम की थिन शीट पे, जहां से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ये वाली रिएक्शन यहां पे फॉलो हुई थी। ठीक है, और इन न्यूट्रॉन की प्रेजेंस को कैसे चेक किया गया था? पैराफिन वैक्स में न्यूट्रॉन पार्टिकल्स को हिट करवाया गया था। पैराफिन वैक्स क्या होती है? प्रोटॉन रिच पार्टिकल्स कंसिडर, उसमें क्या होता है? प्रोटॉन रिच पार्टिकल्स होते हैं। जब ये न्यूट्रॉन उस पैराफिन वैक्स को हिट करेंगे तो इन्होंने कहीं ना कहीं प्रोटॉन को निकाल दिया, और जो ये पार्टिकल्स थे वो क्या थे? न्यूट्रॉन थे। न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। ये किसने किया था? गोल्डस्टीन ने, और वो जे थॉमसन ने। क्लियर है पॉइंट? ये सारे एक्सपेरिमेंट्स की बात कर दिए। फिर एटॉमिक मॉडल आया, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। उसने क्या बोला? जैसे तरबूज होता है ना, लाल मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एम्बेडेड है। इसने न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को तो प्रूव कर दिया, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाया। एटम क्यों स्टेबल है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं थी। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया। इसने क्या करा? गोल्ड की पतली फॉइल को अल्फा पार्टिकल से हिट करवाया। अल्फा पार्टिकल से हिट करवाया। क्लियर है? तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स या तो सीधा पास कर गए, 90% तो सीधा पास कर गए, या बिल्कुल स्मॉल डिफ्लेक्शन देखने को मिला। क्लियर है? और कुछ बहुत ही कम थोड़े ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत ही कम 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए। 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट किए। तो इसकी स्टडीज ने क्या बोला? मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर एटम का पार्ट क्या है? एम्प्टी है। क्लियर है? और बीच में सेंटर में कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज, कुछ ऐसी पॉजिटिव चार्ज चीज है जिसके कारण से 20,000 में से एक ऐसा पार्टिकल था जो 180 डिग्री पे लौटा दिया। और अल्फा तो काफी एनर्जेटिक पार्टिकल था। रदरफोर्ड ने तो रेडियो एक्टिविटी पे काम कर रखा था, इसलिए वो अल्फा पार्टिकल के बारे में जानता था। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो खुद से रेज एमिट करते हैं, खुद से रेज एमिट करते हैं, दैट इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या बोला जाता है उनको? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोला जाता है। ठीक है, तो जो अल्फा पार्टिकल को उसने हिट करवाया किस पे? गोल्ड की थिन फॉइल पे। ठीक है, तो क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। उसकी स्टडी ये बताती है मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, और बीच में कुछ ऐसी पॉजिटिव हैवी चीज है जो अल्फा पार्टिकल, इतने एनर्जेटिक पार्टिकल को 180 डिग्री से वापस कर दी। 180 डिग्री से वापस कर दी। क्लियर है? तो ये सारी उसकी स्टडी थी। ठीक है, रेडियस ऑफ एटम का ऑर्डर क्या होता है? ऑलमोस्ट 10⁻⁸ सेंटीमीटर के ऑर्डर में होता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻13 सेंटीमीटर के ऑर्डर में होता है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस में एटम का वॉल्यूम 10⁵ टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के। ठीक है, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने का तरीका क्या है? R0 A क्या? एटॉमिक मास नंबर की पावर 1/3। ये सारी बात समझ में आएगी नहीं? आगे बढ़ते हैं बच्चों।
तो देखो रदरफोर्ड ने फिर एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया जिसने क्या बोला कि भैया एक डेंस कोर प्रेजेंट है एटम के सेंटर पे, उसका क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस दिया गया। जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन्स है, एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। क्लियर है। जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो एटम के रिस्पेक्ट में क्या है, नेग्लिजिबल है। और जो मास ऑफ एटम है लगभग मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर है। ये सारी उसने बातें बोली। और उसने क्या बोला, न्यूक्लियस के अराउंड क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन आगे चल के रदरफोर्ड की थ्योरी फेल हो गई। रदरफोर्ड की थ्योरी क्यों फेल हो गई, क्योंकि उस समय मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ गई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी तो चल ही रही थी। क्लियर है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, भाग रहा है, तुम भाग रहे हो, तो एनर्जी लूज करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी एमिट करेगा और थक के न्यूक्लियस के पास आके गिर जाना चाहिए, एटम को कोलैप्स हो जाना चाहिए। तो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो गया, आपका फेल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को अब हम समझने की जरूरत थी कि भैया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो कि लाइट है, उसका डुअल नेचर है, एक तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर है। उसकी तरफ अभी हम आगे जाएंगे। क्लियर है। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, k q1 q2 by r स्क्वायर, और k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2 होती है फॉर एयर एंड वैक्यूम। और दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो यदि उनके बीच में दो चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं और वो एक मिनिमम डिस्टेंस पे हैं, इनफिनाइट डिस्टेंस दूर नहीं है, तो उनके बीच में एक एनर्जी होगी, उसका नाम क्या, पोटेंशियल एनर्जी। दैट कैन बी ड्यू टू अट्रैक्शन और रिपल्सन की वजह से वो एनर्जी हो सकती है। उसकी वैल्यू k q1 q2 by r, और चार्ज का साइन भी रखना, ठीक है, k q1 q2 by r। ठीक है। अब यदि आप अल्फा पार्टिकल को बच्चों न्यूक्लियस की तरफ प्रोजेक्ट करोगे तो कितना मिनिमम डिस्टेंस, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है +2, और न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट रहता है, ये न्यूक्लियस है, ये पूरा क्या न्यूक्लियस पे प्रोजेक्ट कर रहा हो, न्यूक्लियस की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा हो। तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, +ZE, क्योंकि न्यूट्रॉन को तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन का +E है, और कितने प्रोटॉन्स होते हैं, Z प्रोटॉन्स होते हैं, जो कि एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो वो मिनिमम R मिनिमम क्या आता है, 4kZe²/mv²। ठीक है। अब बोर्स मॉडल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए अभी तक ये सारी कहानी क्लियर होने लगी थी कि भैया लाइट के दो नेचर हमको कंसिडर करना पड़ेगा, डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो देखो पार्टिकल नेचर कब कंसिडर किया गया, जब वो इंटरेक्ट करती है किसी मैटर के साथ। देखो जब क्या हो रहा है, एनर्जी दैट इज रेडिएशन, उसका किसी मैटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है तो उसका पार्टिकल नेचर कंसिडर करना पड़ेगा, और जब वो प्रोपोगेट कर रही है, चल रही है, तो उसका वेव नेचर कंसिडर करना पड़ेगा। तो वेव क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर का एक मोड है विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर का कोई ट्रांसफर होने वाला नहीं है। वेव अब देखो दो प्रकार की होती है, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को एक मीडियम चाहिए रहता है, जैसे साउंड वेव, उसको एक एयर मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए। लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसको कोई मीडियम, उसको आगे चलने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है। तो लैम्डा क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट एंड, या फिर ऐसा बोलो डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ। क्लियर है। वेव नंबर क्या होता है, अपोजिट ऑफ, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ क्या, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स पास कर गई, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड ये तो आप जानते ही हो। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड c होती है, और c, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज लाइट की स्पीड क्या है, c है, और c क्या है, वेलोसिटी इनटू वेवलेंथ, ये रिलेशन है। क्लियर है। तो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यही बोलती है, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो वो एक एनर्जी एमिट करता है। वो एनर्जी किस फॉर्म में एमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोपोगेशन है वो किस डायरेक्शन में, डिस्टर्बेंस किस डायरेक्शन में, XY प्लेन में, तो YZ प्लेन में किसका डिस्टर्बेंस है, मैग्नेटिक फील्ड का। और जो वेव आगे बढ़ रही है, वेव की डायरेक्शन का प्रोपोगेशन
वेव के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन कहां पे है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टरबेंस किस एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग। मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टरबेंस किस अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग। और वेव आगे किस डायरेक्शन बढ़ रही है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग आगे बढ़ रही है। ये तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसमें एक ही प्रकार की जो भी उसमें एनर्जी है, जो भी उसमें रेडिएशन है, सबकी वेवलेंथ, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, इसलिए उसको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे एक परिवार है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या है, एक परिवार है, उसको आपने डिवाइड कर दिया, कॉस्मिक, गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो। इस तरीके से क्या होता है, इधर से लेफ्ट से राइट जा रहा है तो वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर है, कैसे याद रखना है, कॉलेज गर्ल्स आर अल्टीमेट विजिटर इन माई रेस्टोरेंट। क्लियर है, लेकिन जो ये आदमी बोल रहा है वो बेवकूफ बना रहा है, उसका कोई रेस्टोरेंट नहीं है तो क्रॉस लगा दो। क्रॉस का मतलब एक्स रेज, क्या, एक्स रेज। ठीक है, तो जैसे वेव कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये लाइट के वेव नेचर को लेके कंसीडर किया जाता है, वेव नेचर को लेके कंसीडर किया जाता है। क्लियर है, जैसे इंटरफेरेंस क्या होता है, एडिशन ऑफ वेव। ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा और नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। और यदि प्लस से माइनस जुड़ेगा तो एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, तो वो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ वेव, बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द ऑब्स्टेकल। ठीक है, ये वेव आ रही थी, उसकी क्या हुआ, एक ऑब्स्टेकल के अराउंड क्या हो गई, वो बेंड हो गई, दैट इज बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड ऑब्स्टेकल, इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। क्लियर है, तो मैक्सवेल थ्योरी ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं समझा पाया, प्लैंक्स थ्योरी को नहीं समझा पाया, फोटो इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा पाया, और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्लियर है, हाँ, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, ऐसी बॉडी उसके ऊपर जितनी भी रेडिएशन करे, जितनी भी फ्रीक्वेंसी की, डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ की रेडिएशन यदि उस पर गिरे, वो सारी एब्जॉर्ब कर ले, जीरो रिफ्लेक्शन, जीरो रिफ्लेक्शन, जीरो ट्रांसफरेंस, जीरो रिफ्लेक्शन, जीरो ट्रांसफरेंस। क्लियर है, वो ऐसी बॉडी क्या कहलाती है, ब्लैक बॉडी होती है। अब देखो, रिफ्लेक्शन और एमिशन में अंतर है। बॉडी हर टेम्परेचर में खुद ना कुछ एनर्जी एमिट कर रही है, हर बॉडी किसी ना किसी टेम्परेचर में बॉडी क्या कर रही है, एनर्जी एमिट कर रही है। उसका ये मतलब नहीं है जो एब्जॉर्ब करी उसका पार्ट एमिट कर रही है, ऐसा नहीं, वो तो रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो ब्लैक बॉडी हर प्रकार की रेडिएशन क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और रेडिएशन एमिट भी करती है। ऐसी बॉडी को, आइडियल बॉडी को क्या बोला जाता है, ब्लैक बॉडी बोला जाता है। तो देखो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट की इंटेंसिटी वर्सेस आप क्या करोगे, लैम्डा ग्राफ बनाओगे, तो इस लैम्डा मैक्स ये नहीं है ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, ऐसा नहीं है, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये एमिशन का ग्राफ है, इस पर्टिकुलर, देखो ब्लैक बॉडी क्या कर रही है, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रही है। ठीक है, लेकिन उसमें से मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस, उनकी वेवलेंथ, मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस की वेवलेंथ आसपास है, 100 में से 80 वेवलेंथ ऐसी होंगी जिनकी क्या है, 100 में से 80 रेडिएशन ऐसी जिनकी वेवलेंथ आसपास है। क्लियर है, मतलब ये लैम्डा क्या है, ये पॉइंट है जहां पे इंटेंसिटी क्या मिल रही है, आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है। यदि आप क्या करोगे बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेडिएशंस जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के आसपास है वो क्या हो जाएगी, उसकी पीक क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ लेफ्ट की साइड शिफ्ट होता जाएगा, T1, T2, T3 में, तो T3 बड़ा है देन T2 देन T1। क्लियर है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। क्लियर है, वेवलेंथ क्या है, ये वेवलेंथ मैक्स कौन सी है बताओ, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ है जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है, मतलब नंबर ऑफ रेडिएशंस इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। क्लियर है पॉइंट। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो बताओ कोई भी सब्सटेंस यदि एनर्जी एमिट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो डिस्क्रीट पार्टिकल के फॉर्म में कर रहा है, उस डिस्क्रीट पार्टिकल को क्या बोला जाता है, क्वांटा। क्या बोला जाता है, क्वांटा। इन द केस ऑफ लाइट क्या बोला जाता है, फोटोन, और उस सिर्फ एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, h म्यू होती है, दैट इज hc बाय लैम्डा। क्या होती है, hc बाय लैम्डा। और टोटल रेडिएशन की एनर्जी कितने फोटोन है, n फोटोन इंटू h म्यू, दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ क्वांटा n hc बाय लैम्डा। ये हो गई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आगे बढ़ते हैं, देखो अब हम बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। देखो मेटेलिक प्लेट में रेडिएशन गिरेगी, ठीक है, एक फोटोन का इंटरेक्शन एक इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, तो एक फोटोन की एनर्जी होती है h म्यू, फाई क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकला है। हर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से नहीं निकल सकता, क्योंकि रीजन क्या है कि जैसे मेटेलिक प्लेट है, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन था, उसका कॉलिजन इन पॉजिटिवली चार्ज आयन से हो जाएगा। भाई क्या होता है, मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, मतलब अपने लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री करके रखते हैं,
तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही फोटोन की एनर्जी इतनी इनफ रही कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, लेकिन हो सकता है टकराने की वजह से इसकी एनर्जी कम हो जाए, तो जितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकल सकता था उससे ना निकल पाए। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन, ये काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकला। क्लियर है, एक फोटोन का इंटरेक्शन एक काइनेटिक एनर्जी के साथ होगा। फाई इज इक्वल टू होता है h म्यू नॉट, और म्यू नॉट क्या है बताओ? म्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे जस्ट इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं कर पाएगा, काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं कर पाएगा। क्लियर, जस्ट मेटल से निकल ही पाएगा। क्लियर है, हाँ, तो ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। तो बताओ, एक और वर्ड डिफाइन कर रहा हूं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो क्या हो जाएगा? c बाय क्या हो जाएगा? म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, आपका म्यू नॉट होता है c बाय लैम्डा नॉट। क्लियर है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा नॉट। तो ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है, ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकाल पाएगी। उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के बाद इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है, उस रेडिएशन के इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के बाद इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है। तो ये रिलेशन है बच्चों काइनेटिक एनर्जी वर्सेस म्यू से। ठीक है, क्या ग्राफ आ रहा है आपका? किसके वर्सेस ग्राफ है? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस म्यू ग्राफ है। तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या आएगी बताओ? h म्यू माइनस h म्यू नॉट। ठीक है, ये इक्वेशन y इक्वल टू c माइनस mx लाइन, सॉरी y इक्वल टू mx माइनस c लाइन। क्लियर है, y इक्वल टू mx माइनस c लाइन। क्लियर है, तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करती है, मतलब कितना रेडिएशन पर सेकंड गिर रही है उस पर डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर सकती, क्योंकि इंटेंसिटी का लेना नंबर ऑफ फोटोन से है, लेकिन एक फोटोन का इंटरेक्शन तो एक इलेक्ट्रॉन से ही होना है ना, तो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक फोटोन की जितनी ज्यादा एनर्जी रहेगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब डिफाइन कर रहा हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल लगाऊं कि भैया इलेक्ट्रॉन निकलना, रिवर्स डायरेक्शन में कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं कि इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाए। क्लियर है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन ना निकल पाए इतना लगा दो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वो क्या होगा? एनर्जी। बैटरी किस फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करती है बताओ? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, EVS। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को यदि आपने रोक लिया तो कोई और दूसरा इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को क्या लिख देंगे? EVS लिख देंगे। VS क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। VS क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है, हाँ। करंट डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, जितने ज्यादा फोटोन गिरे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना है। तो देखो, एक बार सैचुरेशन करंट I1 इंटेंसिटी में ये आया, आपने क्या करा? इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो सैचुरेशन करंट देखो ये हो गया, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ी तो नंबर ऑफ क्या फोटोन्स ज्यादा गिरे, और नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा गिरे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, उसकी वजह से क्या हो गया? सैचुरेशन करंट की वैल्यू ज्यादा आई। ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगला है बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो यहां पे इसने क्या बोला? अपने कुछ पोस्टुलेट दिए, उसका कोई रीजन नहीं था। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है, ना ही वो कोई एनर्जी, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यदि रिवॉल्व कर रहा है तो वो ना ही एनर्जी रिलीज करता, ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में प्रेजेंट नहीं रह सकता, हर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट रहेगा जहां पे ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? क्वांटाइज रहेगा। क्लियर है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? क्वांटाइज रहेगा। इसके लिए उसके पास कोई लॉजिक नहीं था। ठीक है, जस्ट उसके पोस्टुलेट्स थे, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम उसकी थ्योरी से एक्सप्लेन होते थे। ये सबसे बड़ा एक सक्सेस होने का रीजन था बोर्स के मॉडल का। क्लियर है, हाँ। रेडियस की वैल्यू आती है, देखो रेडियस होता है, केवल ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, 0.529 n² z एंगस्ट्रॉम में। वेलोसिटी होता है 2.18 इंटू 10⁶ z/n। क्लियर है, ये सारे इक्वेशन कहां से है? यहां से सॉल्व करके, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके। क्लियर है, अगला देखो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है z² के। फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला? तो देखो v इक्वल टू होता है r ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है बच्चों? ओमेगा होता है 2πf। ठीक है, तो इस रिलेशन से क्या हुआ? आपका फ्रीक्वेंसी निकल गई होगी। समझ में आ गया? टाइम पीरियड क्या होता है? 1 फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ z²। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² रिलेशन से आया होगा, और उसकी वैल्यू क्या आती है? हाफ kZe²/r। क्लियर है, टोटल एनर्जी क्या होती है? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज माइनस kZe²/2r। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, माइनस kZe²/r। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z²/n²। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर्मूला लगाओगे तो n इक्वल टू 1 ऑर्बिट के लिए एनर्जी आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 2 ऑर्बिट की एनर्जी आती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 3 के लिए आती है 1.5 -1.5 0.85 -0.85, n इक्वल टू 4 के लिए। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर बढ़ते जाओगे, बताओ एनर्जी गैप कम होता जा रहा है। एनर्जी गैप क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी गैप क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ते हैं।
अब देखो हम बात करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम की, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे आपकी जो लाइट है, ठीक है, लाइट को आप पास करोगे प्रिज्म से, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखो डिफरेंट वेवलेंथ के कंपोनेंट डिफरेंट एंगल से क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। इसको क्या बोला जाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। तो जैसे हम जो देख पाते हैं वो अपना क्या विजिबल रीजन को देख पाते हैं विवग्योर को, ठीक है। तो हम फोटोग्राफिक प्लेट में इन लाइट को रिसीव करेंगे, तो इस विजिबल रीजन को हम ऑब्जर्व करेंगे, तो सबसे ज्यादा वायलेट क्या हुआ था, डिस्पर्स हुआ था, डिविएट हुआ था, देन इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कंटिन्यूसली जो ये कलर्स हैं क्या हो रहे हैं, अरेंज हो गए अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ। क्लियर है, इधर से इधर जाओगे वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जो ये डिविएशन था ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ था, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, जो ये कलर ऑब्टेन हुआ है, कंटिन्यूअस कलर ऑब्टेन हुए हैं, इसको क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम फोटोग्राफिक प्लेट में। ये बेस्ड ऑन नेचर दो प्रकार का होता है, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। यहां पे कंटिन्यूअस कलर मिल रहे हैं, हो सकता है डिसकंटिन्यूअस कलर मिले, है कि नहीं। तो स्पेक्ट्रम क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। एग्जांपल बताऊंगा, क्लियर है। बेस्ड ऑन ओरिजिन एमिशन हो सकता है और एब्जॉर्प्शन हो सकता है। देखो क्या करा आपने, हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन गैस से बच्चों व्हाइट लाइट पास करी, ठीक है। वायलेट इंटू ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड है, वो हम देख सकते हैं, इसलिए उसका एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। आपको क्या हुआ, ध्यान से देखना, आपने क्या करा, जब लाइट को पास किया और इस लाइट को वापस क्या करा, फोटोग्राफिक प्लेट में क्या करा, रिसीव किया, तो आपका वायलेट, इंडिगो तो प्रेजेंट था और ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड प्रेजेंट था। ब्लू कलर गायब, तो उसने क्या कर लिया, ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर लिया। जो स्पेक्ट्रम आया उसको क्या बोला जाएगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाएगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। यदि आपने हाइड्रोजन गैस को हीट किया बच्चों, हाइड्रोजन गैस को हीट किया, क्लियर है, तो देखो हीट करेगा तो आपको कंटिन्यूअस कलर नहीं दिखेंगे। रीजन क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन -13.6 एनर्जी लेवल पे है तो -3.4 पे ही जा सकता है। क्या वो -13.5 पे जा सकता है, क्या वो -13.3 पे जा सकता है, क्या नहीं। क्योंकि बोहर ने तो ये बोला इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में प्रेजेंट रहता है जहां पे ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वांटाइज है। तो कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे ही वो जा सकता है, और जब उस एनर्जी लेवल से वापस जाएगा तो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही वो क्या कर सकता है, एमिट कर सकता है। जब पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, उसकी टेंडेंसी क्या है, अपनी स्टेबल स्टेट में रहे, लोअर एनर्जी लेवल पे रहना चाहता है। तो जब वो लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ थी, क्या सारी वेवलेंथ वो क्या कर सकता है, एमिट कर सकता है, क्या नहीं। क्योंकि डिफाइंड डेल्टा ई डिफाइंड है, एनर्जी गैप्स डिफाइंड है, और ये डेल्टा ई किसके बराबर होते हैं, बताओ, डेल्टा ई बराबर होता है hc/λ के। तो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही क्या होके आएगी, एमिट होके आएगी। इसलिए हो सकता है, ठीक है, जब आप H2 गैस को आपने क्या करा, हीट किया, उसने रेडिएशन एमिट किया, उस रेडिएशन को आपने क्या करा, फोटोग्राफिक प्लेट में रिसीव किया, तो कुछ देखो लाइंस दिखेंगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट दिखी, उसके बाद कुछ पर्टिकुलर रीजन में कोई भी लाइट नहीं दिखेगी, क्योंकि पर्टिकुलर एनर्जी गैप डिफाइन है ना, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही डिफाइन कर रहे हैं। फिर डार्क रीजन, कुछ वेवलेंथ, मतलब कुछ लाइट, कुछ डार्क रीजन, फिर लाइट। तो ऐसा क्या आ रहा है, एक स्पेक्ट्रम आ रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, लाइन स्पेक्ट्रम। और ये जो स्पेक्ट्रम, इसको क्या बोला जाएगा, एमिशन स्पेक्ट्रम बोला जाएगा। क्लियर है। तो जब आप एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को ज्वाइन कर दोगे तो एक क्या मिलता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है, जैसे विवग्योर वाला मिल रहा था ना, वैसा मिलता है। क्या करा आपने, सपोज एक एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है, ठीक है, उससे लाइट पास करी, उसने पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, और अपने इलेक्ट्रॉनों को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया। क्लियर है। आप बची हुई लाइट का आपने क्या लिया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिया। अब जब वो सब्सटेंस एक्साइटेड स्टेट में था, एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, तो इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। तो वहां से जो स्पेक्ट्रम आएगा क्या आएगा, एमिशन स्पेक्ट्रम आएगा। और एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को आप ज्वाइन कर दोगे तो वही कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आ जाएगा। क्लियर है, स्पेक्ट्रम समझ में आया। चलो, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे देखो, ग्राउंड स्टेट पे जितनी भी इलेक्ट्रॉन लौट के आ रहे हैं उनकी वजह से रेडिएशन एमिट होगी। कुछ लाइंस हमको मिलेंगी, कुछ ब्राइट लाइंस मिल जाएगी हमको, उसको क्या बोलोगे, लाइमन सीरीज। ठीक है, यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल 1 फिक्स है, यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल 2 फिक्स है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, और हायर एनर्जी लेवल कुछ भी हो सकता है, 2 के बाद कुछ भी हो जाए, 3 के बाद कुछ भी हो जाए, 4 के बाद कुछ भी हो जाए, 5 के बाद, इस तरीके से। तो एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब गैप मैक्सिमम होगा। और डेल्टा ई होता है hc/λ। तो एनर्जी मैक्सिमम, तो वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी, जहां पे एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो इन्फिनिटी से 1 के लिए एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो वेवलेंथ मैक्सिमम किसके लिए होगा, 2 से 1 के लिए, जहां पे गैप कम होगा। क्लियर है। इस तरीके से अपन ये एनर्जी मैक्सिमम और लैम्डा डिफाइन कर लेते हैं, लैम्डा मैक्सिमम। क्लियर है। तो ये देखो, अब वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लाइमन सीरीज की जो वेवलेंथ आती है ना हाइड्रोजन स्पीसीज के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए,
तो जो उसकी वेवलेंथ है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, ये आती है विजिबल में बाल्मर, पास्चन से लेके आपकी हम्फ्री तक सारी किस्में आती है इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। क्लियर है? हाँ, अब आगे चलते हैं डी ब्रोगली कंसेप्ट। डी ब्रोगली ने बोला जैसे आपने लाइट का डुअल नेचर माना था ना, वैसे मैटर पार्टिकल का भी डुअल नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है बताओ, बहुत कम मास का पार्टिकल है, तो उसका वेव नेचर भी हो सकता है। क्लियर है? अभी तो हम क्या बोल रहे थे, मैक्सवेल थ्योरी ने क्या बोली थी, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा है, वो खुद वेव के फॉर्म में ट्रेवल नहीं कर रहा। क्लियर है? लेकिन इसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन भी खुद जब ट्रेवल कर रहा है वो एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। हर पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होती है, वो वेवलेंथ ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा मास पे। क्लियर है? जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में कैसे रिलेट कर सकते थे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमसी से रिलेट कर सकते थे। ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, सी होता है। ऐसे ही मैटर पार्टिकल से एसोसिएटेड भी क्या एक वेवलेंथ है। क्लियर है? ये डी ब्रोगली कांसेप्ट था। अगला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी पार्टिकल का आप एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम पता नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली, और वो भी एक्यूरेटली आप किसी भी पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। मिनिमम h/4 की तो एरर आएगी, दोनों के प्रोडक्ट की मिला के h/4 की तो एरर आएगी। हो सकता है आपने क्या करा, हो सकता है आपने ये पोजीशन एग्जैक्ट कैलकुलेट कर ली, यहां पे एरर बहुत कम आई तो यहां पे एरर ज्यादा आ जाएगी। क्लियर है? तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी के टर्म्स में डेल्टा पी को लिख सकते हैं एम इंटू डेल्टा बी, क्योंकि एम तो फिक्स क्वांटिटी है, h/4πm। तो लैम्डा के टर्म्स में क्या रिलेशन हो जाता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4π, और डेल्टा एक्स इंटू काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में डेल्टा एक्स इंटू एरर इन डेल्टा काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू hv अपॉन 4π। वी क्या है, वेलोसिटी, वी क्या है, वेलोसिटी। तो ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट है वेव मैकेनिकल मॉडल। यहाँ पे श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर अज्यूम किया। क्या करा, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर अज्यूम कर लिया। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, वेव नेचर डोमिनेटिंग है, उसने एक इक्वेशन दी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग का ऐड करो, प्लस 8π² h स्क्वायर ई माइनस यू साई इज इक्वल टू 0। ठीक है? अब देखो ये साई क्या है, वेव फंक्शन है। अब यहां पे श्रोडिंगर क्या बात करता है, इलेक्ट्रॉन के ये एक पोजीशन डिफाइन नहीं करता कि इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ये इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करता है। और इलेक्ट्रॉन के इस बारे में सारा इंफॉर्मेशन कौन देगा, साई वेव फंक्शन। इसको क्या बोला जाता है, वेव फंक्शन। इसे एक चीज और बोला जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जिस रीजन में ज्यादा है स्पेस में अराउंड द न्यूक्लियस, उस स्पेस को बोला जाता है ऑर्बिटल। ये साई क्या करता है बच्चों, ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है? और ऑर्बिटल में कौन है, ऑर्बिटल तो हाइपोथेटिकल रीजन है ना, वहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, वहां तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जैसे 1s ऑर्बिटल है, उसका साई अलग होगा हाइड्रोजन एटम के लिए, 2s है, 3s है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये साई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्लियर है? हाँ, अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इस साई, ये साई इंफॉर्मेशन कब देगा, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यहां से 3 कांस्टेंट आते हैं इस इक्वेशन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा क्वांटम नंबर की जरूरत क्यों पड़ी अभी बताता हूं। क्लियर है? तो किसी भी ऑर्बिटल की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, उस ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन कौन देता है, साई देता है। उस इंफॉर्मेशन को कौन बताने वाला है, एन, एल और एम बताने वाले हैं। क्लियर है? उस ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है? जैसे एक हाइपोथेटिकल, इसको ऐसे सोचो, कुछ अज्यूम करते हैं हम, कुछ अज्यूम करते हैं इसको। ठीक है? आपको क्या करना है, किसी के घर जाना, तो पहले आपको सिटी पता होना चाहिए, फिर किस सोसाइटी में रहता है वो पता होना चाहिए, फिर उसके बाद उसका घर का नंबर पता होना चाहिए। ठीक है? तो बेसिकली अब देखो, अब उस घर में 2 आदमी रहते हैं, अब तो 2 आदमी रह रहे हैं, तो उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक और क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर है? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए घर सेम है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, शेल को डिनोट कर रहा है। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताएगा, सबसेल, दैट इज सोसाइटी। ये सिटी, सोसाइटी, और ये घर का नंबर। क्लियर है? हाँ, तो किसी भी सिटी में कितने घर होंगे उसका फॉर्मूला एन स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर है। किसी भी सोसाइटी में कितने घर होंगे, सबसेल में कितने घर होंगे, उसका फॉर्मूला 2l+1। सोसाइटी का नामकरण कैसे होता है, एस सोसाइटी, पी सोसाइटी, डी सोसाइटी, दैट इज एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल। ये एल जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना, वो इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। वो सोसाइटी में घर के शेप कैसे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कौन, एजीमुथल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर
नंबर उस घर का एड्रेस बताएगा। यदि देखो L इक्वल टू 1 है, मतलब उस सोसाइटी का नाम है P सब सेल। अब P सब सेल में तो भैया एक घर बस नहीं है, 3 घर हैं। उस 3 घर के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा? M देगा। -1 0 +1। क्लियर है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? h/2π √L L+1, h/2π √L L+1। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने बता दी आपको, ज्यादातर मैंने इसका एटॉमिक का रिवीजन करवा दिया है। तो बढ़िया से रिवाइज करो, फर्स्ट क्लास तैयारी करो। ऑल द बेस्ट, मजा के आओ।